हेलो एवरीवन। इस स्लाइड में हम बात करेंगे आमंड के क्या विचार थे पॉलिटिकल कल्चर को लेकर के। इससे पहले के जो दो पार्ट्स है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उनमें पॉलिटिकल कल्चर का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कुछ डेफिनेशंस है, कुछ वर्ड एसोसिएशंस है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बुक्स एंड ऑथर्स है। इस स्लाइड में हम बात करते हैं आमंड का पॉलिटिकल कल्चर को लेकर के क्या विचार थे। तो आमंड ने 1956 में पहली बार ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। क्यों इंट्रोड्यूस किया? इन ऑर्डर टू क्लासिफाई डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स, कि जो कोई भी किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे अथॉरिटेरियन हो, डेमोक्रेटिक हो, कोई टिरनी हो, कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो, तो उनको क्लासिफाई करने के लिए हालांकि आमंड ने अलग टर्मिनोलॉजी, अलग क्लासिफिकेशन यूज़ किया। ये जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है, इससे वो एंग्लो अमेरिकन, यूरोपियन और इस प्रकार के जो चार क्लासिफिकेशंस हमारे सामने पेश करता है, जो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो 1956 में, अच्छा ये 1963 में आता है इसका बुक जो है सिविक कल्चर का, वो विद वर्बा ना, आमंड एंड सिडनी वर्बा जो बुक लिखते हैं। तो यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ये इंट्रोड्यूस करता है 1956 में पॉलिटिकल सिस्टम्स को क्लासिफाई करने के लिए। बोलता है कि एवरी पॉलिटिकल सिस्टम जो है, ये आगे बात करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज करता है, की कॉन्सेप्ट्स, जिसमें एटीट्यूड है, पैटर्न है, ओरिएंटेशंस है। तो ये कुल मिलाकर के आपका क्या विचार है अपने सिस्टम को लेकर के? क्या एटीट्यूड है आपका? किस प्रकार के पैटर्न्स है बन रहे हैं? क्या ओरिएंटेशन है? मतलब वो उन्मुखी होता है ना, आप किस प्रकार से उन्मुखी हो, आप किस प्रकार से अपने गवर्नमेंट को देखते हो? क्या गवर्नमेंट आपकी लाइफ में कुछ कर सकता है? सिस्टम आपकी लाइफ में कुछ कर सकता है? आपका सिस्टम कैसा है? ये सारी की सारी चीज़ें आपके पॉलिटिकल कल्चर से ही कहीं ना कहीं आती है। आमंड पर बिहेवियरलिज्म का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। इसका बिलीफ यही था कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है, इट इज़ एन एम्पेरिकली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। भाई बिहेवियरलिस्ट जो क्या है, दे वांटेड टू मेक पॉलिटिकल साइंस अ साइंस। तो एम्पिरिसिज्म का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, पॉजिटिविज्म, एम्पिरिसिज्म, और फैक्ट्स को ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। और फैक्ट्स को, बोला, ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, एम्पिरिकली ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब ये कॉन्सेप्ट को क्यों इंट्रोड्यूस करता है? टू क्लासिफाई और कंपेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स, एज वी टॉक्ड अर्लियर। ये बोलता है कि एवरी पॉलिटिकल सिस्टम जो है, इट इज एम्बेडेड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ ओरिएंटेशंस टू पॉलिटिकल एक्शंस। तो कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, वो जो एम्बेडेड है, एक पर्टिकुलर पैटर्न है ओरिएंटेशंस का। लोग मतलब चाहे किसी भी प्रकार का ओरिएंटेशन हो, कोग्निटिव ओरिएंटेशन हो, अफेक्टिव ओरिएंटेशन हो, इवेल्युएटिव ओरिएंटेशन हो, तीन प्रकार के ओरिएंटेशंस की बात करता है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे डिटेल में। तो ये पर्टिकुलर पैटर्न है ओरिएंटेशंस के, अलग अलग पैटर्न्स है पॉलिटिकल एक्शन को लेकर के। पॉलिटिकल एक्शन किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो चाहे पार्टी को लेकर के हो, चाहे सिस्टम को लेकर के हो, चाहे पॉलिसी को लेकर के हो, राइट। अब ये पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी कहीं ना कहीं लिंक देखता है। अच्छा, ये इस वजह से भी इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आता है, क्योंकि बिहेवियरलिज्म का इन्फ्लुएंस था। और ये बोलता है कि जो लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, इससे पहले जो अप्रोच थी, बिहेवियरलिज्म से पहले की प्रिवलेंट अप्रोच थी, इट डज नॉट रिजल्ट इनटू एनी मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल सिस्टम्स। कोई मीनिंगफुल कंपैरिजन नहीं होता है। लोग मोनोग्राफिक स्टडी करते रहते हैं, एक ही पॉलिटिकल सिस्टम की अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, उनको कंपेयर करते रहते हैं। रियल कंपैरिजन हम करेंगे, ऐसा आमंड का कहना है, मैं करूंगा। तो पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी, ये जो पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या पॉलिटिकल सिस्टम बोल दो, दीज बोथ 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 दीज आर इंटर रिलेटेड ना। वन इन्फ्लुएंस और वन अफेक्ट द अदर। जो पॉलिटिकल कल्चर होगी, वैसा ही पॉलिटिकल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। और इस चीज़ को और ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल्स एंड ओरिएंटेशंस। बार बार इन्हीं चीज़ों की बात करते रहते हैं, रोल्स, ओरिएंटेशंस, पैटर्न्स, एटीट्यूड्स। ठीक है, ये एक प्रकार से देखा जाए तो बिहेवियरलिज्म के मेजर क्रिटिसिज्म में भी आता है, क्योंकि ये लोग बहुत सारी नई वोकेबलरी को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो रियल पॉलिटिकल, जैसे हम पहले पॉलिटिकल वैल्यूज पढ़ते थे, तो वो काफ़ी सिंपल टर्मिनोलॉजी यूज करते थे फिलोसफर्स, थिंकर्स जो होते थे। इन्होंने इसको बहुत अलग रूप दिया है ना, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी
और इकोनॉमिक्स, इस प्रकार की बहुत सारी टर्म्स को इंटरमिक्स करके इंटरडिसिप्लिनरी बनाने के चक्कर में, ऑल्दो कोई भी डिसिप्लिन हो वो इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए, पर इस प्रकार से मतलब पर्टिकुलर वर्ड्स को यूज़ करना, जैसे सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, साइबरनेटिक्स है, इस प्रकार की बहुत सारी टर्म्स आप देखोगे। लोड है, लीग है ना, लेग है, और भी बहुत सारी टर्म्स है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रोल्स एंड ओरिएंटेशंस क्या है, ये पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बीच में लिंक को दिखाने के लिए यूज करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रोल्स एंड ओरिएंटेशंस। तो रोल्स एंड ओरिएंटेशंस, पहली बात तो क्या, व्हाट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम? पॉलिटिकल सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटरएक्टिव रोल्स। रोल क्या होता है कि भाई एक कोई आईएएस है उसका क्या रोल है, एक कोई पॉलिटिकल लीडर है उसका क्या रोल है, या फिर एक कोई सोशल मूवमेंट करने वाला है उसका क्या रोल है ना। और इसी प्रकार से मतलब अलग अलग जो लोग हैं, एक्टर्स है, पॉलिटिकल, हु इज अ पॉलिटिकल एक्टर, एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप, इनका सबका अलग अलग रोल है। और यही जो रोल्स है वो आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं, और इसी को नाम देता है वो पॉलिटिकल सिस्टम। जैसे कोई लेजिस्लेटर है, उसका रोल क्या है कि भाई पॉलिसी बनाना, कोई आईएएस है उसका रोल क्या है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। इसी प्रकार से अलग अलग एक्टर्स जो है उनके अलग अलग रोल्स हैं। एक आम नागरिक है, उसका भी एक पर्टिकुलर रोल होता है इसी प्रकार से। तीसरी चीज ये भी बोलता है कि ईच एक्टर प्लेज अ मल्टी डायमेंशनल रोल। जैसे कोई भी एक कोई मिनिस्टर है, तो वो एक मिनिस्टर है, वो एक लेजिस्लेटर भी है, और किसी न किसी पार्टी का लीडर भी है, या पार्टी का मेंबर भी है, तो मल्टी डायमेंशनल रोल हो गए। इसी प्रकार से कोई कोई सिविल सर्वेंट है, वो भी एक तो ठीक है, पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का काम तो कर ही रहा है, पर वो अपने एसोसिएशन का मेंबर भी है, या फिर कोई प्रेशर ग्रुप का मेंबर भी है। तो इस प्रकार से मल्टी डायमेंशनल रोल होता है हर एक एक्टर का। अब जो है ये पॉलिटिकल सिस्टम है, इट ऑपरेट्स विद इन अ फ्रेमवर्क। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम को तो हमने देख लिया कि इट इज अ सेट ऑफ इंटरेक्टिव रोल्स, बट इट ऑल्सो ऑपरेट्स विद इन अ फ्रेमवर्क। एंड व्हाट इज दिस फ्रेमवर्क? इट इज अ सेट ऑफ मीनिंग्स और एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल टुवर्ड्स पॉलिटिकल एक्टिविटी। अब ये जो इंटरेक्टिव रोल्स है, ठीक है, इंडिविजुअल और ग्रुप्स के, और मल्टी डायमेंशनल रोल है इनके, ये ये जो इट दिस पॉलिटिकल सिस्टम ऑपरेट्स विद इन अ फ्रेमवर्क। तो एक सेट ऑफ मीनिंग्स और एटीट्यूड्स होता है लोगों का, कोई भी रोल हो उसको लेकर के, कोई भी गवर्नमेंट हो लेकर के, कोई भी सिस्टम हो लेकर के, मतलब वो उनका कोई ना कोई विचार भी तो होता है उस चीज के बारे में, कोई ना कोई एटीट्यूड भी होता है, कोई ना कोई ओरिएंटेशन भी होता है, राइट। कि भाई आप जो जिस भी प्रेशर ग्रुप का मेंबर हो, जिस भी पार्टी का आप मेंबर हो, तो कोई ना कोई ओरिएंटेशन तो है ही आपका। या तो आप बहुत ज़्यादा सर्वाइल हो, या आप बहुत ज़्यादा असर्टिव हो, या आप बहुत ज़्यादा मतलब चेंज ओरिएंटेड हो, तो कोई ना कोई एटीट्यूड तो है ही आपका, कोई ना कोई ओरिएंटेशन है आपका उसको लेकर के। यही बात ये आगे जाकर के बोलता है कि ये जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस है, ये इसके इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड नॉलेज भी होता है। ये बोलता है कि इट रिक्वायर्स द स्टडी ऑफ अ पॉलिटिकल एक्टर्स नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट, it requires the study of a political actor's knowledge and information on four counts। ये जो political orientations है, ये कहीं वैक्यूम से तो आते नहीं है, कोई ना कोई बैकग्राउंड नॉलेज की इसके लिए जरूरत होती है। भाई हमारे कोई भी विचार है, कोई भी उन्मुखीकरण है हमारा किसी भी प्रोसेस को लेकर के, सिस्टम को लेकर के, पॉलिसी को लेकर के, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो क्या चार चीज़ें होती है उसमें? पहला ये बोलता है आमंड की सिस्टम एज अ होल, कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी संपूर्ण मतलब एक एक होलसम पर्सपेक्टिव में आपको जानकारी हो, जिसमें उसका हिस्ट्री है, उसका डेवलपमेंट है, उसकी साइज है, लोकेशन है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है। ये कुछ चीज़ें हैं जो सिस्टम के बारे में मोटी मोटी आपको पता हो, अपने स्टेट के बारे में पता हो, अपने गवर्नमेंट के बारे में पता हो। दूसरा है इनपुट प्रोसेस। अब इनपुट प्रोसेस में भाई पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, मीडिया और सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स, ये सारी की सारी क्या इनपुट प्रोसेस है, इसके बारे में उसको जानकारी हो किसी भी एक्टर को, मतलब ये पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस फॉर्म करने की बात कर रहा है। और तीसरा है आउटपुट प्रोसेस। आउटपुट प्रोसेस मतलब रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, रूल एजुडिकेशन, इन सब चीज़ों की भी उसको जानकारी होनी चाहिए। और चौथा है सेल्फ, उसका
अपना खुद का असेसमेंट जो है कि वो क्या पार्ट प्ले कर रहा है, वो पॉलिटिकल स्फेयर जो है, पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है उसको किस प्रकार से देख रहा है। तो कुल मिलाकर के अब ये जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन से ही पॉलिटिकल कल्चर का जन्म होता है। पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस अलग है, पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस तीन प्रकार के हैं, लेकिन पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस बनने के लिए भी आपको किसी न किसी प्रकार का बैकग्राउंड नॉलेज की ज़रूरत होती है। वो इन चार चीज़ों की ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू आमंड। एक तो सिस्टम एज अ होल, एक इनपुट प्रोसेस, एक आउटपुट प्रोसेस एंड हिज ओन सेल्फ। तो आगे जाकर के ये बोलता है कि दस पॉलिटिकल कल्चर इज डिटरमाइंड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड इवेल्युएटिव ओरिएंटेशंस टुवर्ड्स द पॉलिटिकल सिस्टम, जिनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। इस स्लाइड में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आमन एंड वर्बा जो सिविक कल्चर, आगे जाकर के सिविक कल्चर का ये कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं। तो 1963 में बुक लिखता है आमंड विद सिडनी वर्बा विद द नेम सिविक कल्चर। ठीक है। अब सिविक कल्चर को भाई पॉलिटिकल कल्चर को किस प्रकार से डिफाइन करता है आमंड। पॉलिटिकल कल्चर ये बोलता है कि इट इज़ अ पैटर्न ऑफ ओरिएंटेशंस टू पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स। पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स क्या है? अ, मतलब पॉलिसी है, पावर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको लेकर के आपके दिमाग में क्या क्वेश्चंस रहते हैं अपने सिस्टम को लेकर के, वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स है। और पैटर्न ऑफ ओरिएंटेशंस क्या है? एक इंडिविजुअल है, एक यूनिट है, एक एक्टर है, उसका क्या एटीट्यूड है गवर्नमेंट को लेकर के, पॉलिसी को लेकर के, सिस्टम को लेकर के, वो पैटर्न ऑफ ओरिएंटेशंस है। तो ओरिएंटेशन है पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स सिस्टम, और ऑब्जेक्ट्स है क्वेश्चंस रिगार्डिंग पॉलिसी, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब को लेकर के। ठीक है। तो पॉलिटिकल कल्चर की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज़ अ पैटर्न ऑफ ओरिएंटेशंस एंड एटीट्यूड्स हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू देयर पॉलिटिकल सिस्टम। अब इसको पॉलिटिकल कल्चर को वर्कआउट करने के लिए या फिर सिविक कल्चर को वर्कआउट करने के लिए ये लोग क्या करते हैं? अभी हम लास्ट स्लाइड में देख रहे थे कि पॉलिटिकल एक्टिविटी इज एन एम्पिरिकली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। तो ये एम्पिरिकल स्टडी करते हैं, एम्पिरिकल सर्वे करते हैं, पांच नेशंस को उसके लिए चूज करते हैं। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन से। पहला है अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी एंड मेक्सिको। इन पांच कंट्रीज को ये चूज करते हैं, वहाँ पर सर्वे करते हैं। क्यों सर्वे करते हैं? क्या मेजर क्वेश्चन दिमाग में होता है इनके कि विच डेमोक्रेसी इज मोर स्टेबल। ये इनका मेजर जो है मेजर क्वेश्चन रहता है, और इसके लिए ये लोगों का जनरल सिटीजनरी जो है उसका सर्वे कराते हैं। अब यहाँ पर जो है ये स्टडी का एम होता है एक प्रकार से कि भाई जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है कल्चर के, जो डेमोक्रेसी को सस्टेन करने में हेल्प करते हो, उनकी स्टडी करना। और इन दो इस जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की स्टडी करने के लिए, इन इन आइडेंटिफाइंग दीज एट्रीब्यूट्स, वो दो कॉन्सेप्ट्स को और इंट्रोड्यूस करते हैं, दो कॉन्सेप्ट्स को एम्फसाइज करते हैं। उसमें पहला है सिविक कॉम्पिटेंस और दूसरा है सिविक अलिजियंस। सिविक कॉम्पिटेंस मतलब लोग कितने कॉम्पिटेंट है, लोगों को कितना अवेयरनेस है, लोगों को कितनी जानकारी है, लोगों को अपना क्या रोल समझ में आ रहा है, वो कुछ कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो डोसाइल है, सर्वाइल है, या फिर असर्टिव है। और सिविक एलिजेंस मतलब लोग कितना जुड़ाव महसूस कर रहे हैं अपने सिस्टम से को लेकर के। तो पहला है सिविक कॉम्पिटेंस और दूसरा है सिविक एलिजेंस। तो इस तरीके से ये दो चीज़ों को एम्फसाइज करते हुए ये कंपेयर करते हैं। जो डेटा निकल करके सामने आते हैं इस एम्पिरिकल सर्वे से, ऑन थ्री सेट ऑफ क्वेश्चंस, तीन सेट ऑफ क्वेश्चंस इनके दिमाग में रहते हैं। इनको क्वेश्चंस बोल दो चाहे ओरिएंटेशंस बोल दो। ये थ्री सेट ऑफ क्वेश्चंस ओरिएंटेशंस क्या होता है? पहला होता है कोग्निटिव ओरिएंटेशन। कोग्निटिव मतलब दिमाग से रिलेटेड है कुछ ना कुछ। तो कॉग्निटिव ओरिएंटेशन का मतलब होता है नॉलेज, फैक्चुअल नॉलेज और बिलीफ अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम, इसके लीडर्स, इसके स्ट्रक्चर्स, इसका ऑपरेशन। तो ये आपका सिस्टम है, उसको लेकर के आपको कितना नॉलेज है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, आपके कितने क्या फंडामेंटल राइट्स है, आप किस प्रकार से आपके राइट्स का हनन हो तो क्या क्या आप लोग कर सकते हो, ये सारी चीज़ों की जो जानकारी है वो किस में आती है? कॉग्निटिव ओरिएंटेशन में। दूसरा है अफेक्टिव ओरिएंटेशन। अफेक्टिव ओरिएंटेशन का मतलब है, अफेक्टिव का मतलब फीलिंग्स।
आपकी फीलिंग्स क्या है अपने सिस्टम को लेकर के? अटैचमेंट की फीलिंग है, एलियनेशन की फीलिंग है? आप कितना ज़्यादा जुड़ाव अपने सिस्टम के साथ महसूस करते हो? और तीसरा है इवेल्युएटिव ओरिएंटेशन या इवेल्युएटिव क्वेश्चंस, कि आप किस प्रकार से इवेल्युएट करते हो अपने सिस्टम को, आपकी ओपिनियन क्या है, जजमेंट क्या है अपने सिस्टम को लेकर के, कि आप किस प्रकार से अप्लाई करते हो, आपका जो नॉलेज है और जो फीलिंग्स है उसको किस प्रकार से अप्लाई करते हो। तो इन तीन सेट ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पर ये अब कंपेयर करते हैं डेटा को। ठीक है, अब देखो कितना साइंटिफिकली, मतलब हम पढ़ रहे थे पहला इंट्रोडक्शन में हमने देखा कौन सा वर्क में ये इन्होंने काम किया, फिर पॉलिटिकल कल्चर की क्या डेफिनेशन दी, फिर क्या करना चाह रहे हैं, ये तो एम्पिरिकल सर्वे कर रहे हैं 5 देशों का, इनमें क्यों कर रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कौन सी डेमोक्रेसी ज़्यादा स्टेबल है। तीन सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं इनके सामने, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, इवेलुएटिव, या फिर इन तीन प्रकार के ओरिएंटेशंस रहते हैं इनके सामने। और फिर इनके बेसिस पर ये डेटा को कंपेयर करते हैं, और इस डेटा को कंपेयर करके फिर ये तीन टाइप ऑफ आइडियल पॉलिटिकल कल्चर्स की बात करते हैं। और फिर तीन इन्हीं आइडियल टाइप से बोलते हैं इनसे काम नहीं चलेगा, ये तो आइडियल है, जिस प्रकार से मैक्स वेबर का जो आइडियल टाइपोलॉजी ऑफ अथॉरिटी था, तो फिर ये एक सिविक कल्चर का जो एक मिक्स्ड कल्चर है, उस कॉन्सेप्ट को वहां तक पहुंचते हैं। राइट, तो मैक्सिकन्स के बारे में जहां तक बात है, तो मैक्सिकन्स, अब ये तीनों के तीनों आपको ओरिएंटेशंस ध्यान में रखने पड़ेंगे। मैक्सिकन्स का ये लोग बोलते हैं कि दे हैव लेस प्राइड इन गवर्नमेंट। तो लेस प्राइड इन गवर्नमेंट का मतलब क्या है? कि वो अपने गवर्नमेंट के रोल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं अपनी लाइफ में। उनको लगता है कि गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकता है, मतलब भगवान भरोसे सिस्टम है, जो होगा वो होगा। तो एक प्रकार से आप देखोगे कि इनकी फीलिंग्स और ओपिनियंस की जानकारी, ये तीनों की भी इनको नॉलेज कम है अपने सिस्टम के बारे में, पहली बात तो। फिर ऑब्वियसली अगर नॉलेज कम है और तो डिटैचमेंट की फीलिंग है, एलियनेशन की फीलिंग है, और फिर इनका ओपिनियन और जजमेंट क्या है कि लेस प्राइड है, गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती है। तो मैक्सिकन्स डू नॉट रिकॉग्नाइज रोल ऑफ गवर्नमेंट इन देयर लाइव्स, दे हैव लेस प्राइड इन देयर गवर्नमेंट। ऑन द अदर हैंड इटालियंस जो है, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ एलियनेटेड पॉलिटिकल कल्चर। ये एक प्रकार से मतलब आपसी डिस्ट्रस्ट है। जो आप साउथ इटली और नॉर्थ इटली में देखोगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली भी इम्बैलेंस है, दोनों के दोनों रीजन जो है। और इसी वजह से एक सर्टेन सेंस ऑफ डिस्ट्रस्ट है लोगों के अंदर जो है, और वो अपने सेल्फ प्रोटेक्शन को लेकर के ही प्री ऑक्यूपाइड है, गवर्नमेंट की हेल्प को लेकर के डाउटफुल है। इटालियंस जो है उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो एलियनेटेड पॉलिटिकल कल्चर है उनका। वेस्ट जर्मनी, जहाँ तक बात है वेस्ट जर्मनी की लोग, ठीक है, पॉलिटिकली डिटेच्ड है लोग, मतलब उनको लगता है कि पहले तो ये है कि कॉम्पिटेंट है। ठीक है, वेस्ट जर्मनी के लोग जो है वो कॉम्पिटेंट है, वो, उनको पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी है, उनको वो वोट करते हैं, वोटर टर्नआउट काफ़ी हाई है। पर उनको ये भी लगता है साथ में कि दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल इवेंट्स। उनका ट्रस्ट है गवर्नमेंट में, लेकिन ये लगता है कि हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, मतलब वोट देते हैं, वोटर टर्नआउट हाई है, लगता है कि अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर उनको लगता है कि दिस इज़ नॉट एनफ टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल इवेंट्स। अब ब्रिटेन की जहाँ तक बात है, तो ब्रिटेन और यूएसए के लोग हैं, इनमें जो है नॉलेज भी है और फीलिंग्स भी है और ओपिनियन और जजमेंट्स भी है, तीनों की तीनों चीज़ें हैं। तो ब्रिटेन के लोग जो है सिविक कल्चर का पार्ट है, क्योंकि वहाँ पर पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है लोगों का, पॉपुलर पार्टिसिपेशन, बहुत, दोनों कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। इनको लगता है हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, और गवर्नमेंट को वर्कआउट करने में हम बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो ब्रिटेन और ये यूएसए जो है दोनों ही पार्ट है सिविक कल्चर के। यहाँ पर आपको डिफरेंशियल सिविक कल्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग जो है, जहाँ पर वो जो मोनार्की है, किंगशिप है, उसको अभी भी बनाए रखना चाहते हैं। तो एक प्रकार से रेस्पेक्ट है अथॉरिटी के प्रति, डिफरेंशियल सिविक कल्चर नाम देता है ब्रिटेन को आमंड एंड वर्बा। और यूएसए जो है वो पार्टिसिपेंट सिविक कल्चर है, वहाँ का रिपब्लिक है, वहाँ पर जो है उनका जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड है, और पार्टिसिपेशन तो खैर दोनों में ही है, लेकिन ये पार्टिसिपेंट सिविक कल्चर है और ये डिफरेंशियल सिविक कल्चर है। सिविक कल्चर मतलब यही कि एक प्रकार से
सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट का मिक्स जो होता है। तो अब आगे जाकर के इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते पहले तो इन तीन प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर के इन्होंने इन पांच कंट्रीज को कंपेयर किया। अब तीन प्रकार की पॉलिटिकल कल्चर की ये लोग बात करेंगे, जिसमें पेरोकियल पॉलिटिकल कल्चर होगा, और सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर होगा, और पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर होगा। तो इनको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत मेरे हिसाब से तो नहीं होती है, अगर आप थोड़ा ठीक से इनको पढ़ने की कोशिश करो। अब यहाँ पर जो है, आमंड जो है वो तीन आइडियल टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर की बात करता है, जिसमें पहला है, अब अभी हमने पीछे की स्लाइड में देखा, उसका बुक का नाम देखा, वो कौन कौन से थ्री सेट्स ऑफ ओरिएंटेशंस या थ्री सेट्स ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के पांच कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, और उनको कंपेयर करके और फिर कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि तीन आइडियल टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर हो सकते हैं। पहला है पेरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। पेरोकियल पॉलिटिकल कल्चर मतलब जो अपनी लोकेलिटी के साथ एसोसिएटेड हो। यहाँ पर ये होता है कि ना ही तो डिजायर है लोगों में, ना ही एबिलिटी है पार्टिसिपेट करने की। भाई पॉलिटिकल इवेंट्स है, पॉलिटिकल जो कोई भी सोशल मूवमेंट है, अभी हम फार्मर्स मूवमेंट में देख रहे थे कि बहुत सारे उसको लेकर के फेवर में और अगेंस्ट में बहुत सारे आर्गुमेंट्स आपको देखने को मिले। तो कि पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं तो बोले क्यों कर रहे हैं, ये तो वेल्दी फार्मर्स है, ये है वो है, इस प्रकार की बहुत सारी बातें हुई। तो ना ही पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर में क्या होता है, ना ही डिजायर होती है ना ही एबिलिटी होती है। भाई पहली बात तो डिजायर ही नहीं है, दूसरी बात डिजायर अगर हो भी तो एबिलिटी नहीं है, आपके पास इस प्रकार के रिसोर्सेज नहीं है, बहुत समय लगता है, बहुत अपना अपना जो चीज़ें हैं डेली रूटीन की, डेली वर्क की, डेली वेजेस की, वो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, तब जाकर के चीज़ों में बदलाव आता है। तो इनमें पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर के लोग होते हैं, इनमें ना ही तो डिजायर है ना ही एबिलिटी है, ये मतलब सारे के सारे सिस्टम को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। जनरल इग्नोरेंस है लोगों में पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स को लेकर के। पॉलिसीज का ही नहीं पता है कौन सी पॉलिसीज आई, क्या उनका इफेक्ट होगा हमारे ऊपर, तो फिर किस प्रकार से आप काम करोगे। नॉर्मल जो वर्किंग्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में भी अवेयरनेस नहीं है। तो इसी वजह से इनको लो एक्सपेक्टेशन होती है, अपनी गवर्नमेंट से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती है इनफैक्ट, और ना ही अवेयरनेस होती है। और इन सब चीज़ों की वजह से एक सेंस ऑफ सिटीजनशिप भी गायब हो जाता है। वही लोग अपने किससे रिलेट कर रहे हैं, देखो आप पेरोकियल जो है ना लोकेलिटी से ही रिलेट। अब ये इंडिया में भी आपको बहुत बार देखने को मिलेगा कि जो सरपंच का इलेक्शन होता है उसमें वोटर टर्नआउट बहुत ज़्यादा हाई होता है, और लोग बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन और उससे भी ज़्यादा किस में करते हैं, जो लेजिस्लेचर का इलेक्शन होता है, स्टेट लेजिस्लेचर का, विधानसभा का चुनाव होता है, उससे भी कम किस में करते हैं, एमपी के चुनाव में। तो कहीं ना कहीं आपको वो लोकेलिटी देखने को मिलेगी कि वहां पर उनको लगता है कि भैया सरपंच जितनी हेल्प कर सकता है उतनी एमएलए नहीं कर सकता, और जितनी एमएलए कर सकता है उतनी एमपी नहीं कर सकता है। तो दे आइडेंटिफाई विद देयर लोकेलिटी। यहाँ पर फॉर एग्जांपल इटली या मैक्सिका में मैक्सिको में आपको ये पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर देखने को मिल सकती है। दूसरी है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर में ये होता है कि आपको नॉलेज होता है ना, वाइड स्प्रेड नॉलेज और अवेयरनेस होती है पॉलिटिकल प्रोसेस की को लेकर के, बट यू आर डिसइंक्लाइंड टू पार्टिसिपेट। आप पार्टिसिपेशन को लेकर के इतने ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं हो, आपको लगता है कि बहुत कुछ हो नहीं सकता है ना। जैसे इंडिया में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या फर्क पड़ता है किसी को भी वोट दें, तो ये क्या चीज़ यहाँ पर आपको फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस देखने को मिलेगी कि भैया बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो सकता है। और रूसो भी यही बात बोलता था कि इंग्लिश पीपल कंसिडर themselves फ्री, बट दे आर ओनली फ्री वंस इन 5 years, जब वो वोट करते हैं और अपनी गवर्नमेंट को चूज करते हैं। ये जर्मनी में देखने को मिलता है आपको। पैसिविटी है लोगों में, जनरल पैसिविटी है, लिमिटेड कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की। तीसरा होता है पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर, जिसमें आपको नॉलेज भी है गवर्नमेंट को लेकर के, और विलिंग टू पार्टिसिपेट हो आप ना। हम पहले दो चीज़ों की बात कर रहे थे, दो प्रकार की चीज़ों को एम्फसाइज करते थे ये लोग। पहला था सिविक एलिजियंस और दूसरा था सिविक पार्टिसिपेशन कॉम्पिटेंस, सॉरी से ना, सिविक कॉम्पिटेंस और सिविक एलिजियंस। तो कॉम्पिटेंस में आप कॉम्पिटेंट हो, और एलिजियंस में फिर आप कितना अटैच कर रहे हो, कितना डिटेच कर रहे हो उसको लेकर के। तो पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर में नॉलेज भी होता है, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट भी होता है, और एवरेज सिटीजन जो होता है उसमें कॉन्फिडेंस होता है कि भैया हम बदलाव लेकर के आ सकते हैं, हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अब ये तीनों के तीनों जो है आइडियल पॉलिटिकल कल्चर है,
ठीक है। किसी भी कंट्री में आपको एक प्रकार की कोई भी एक प्रकार पूरी तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से आपने भाई किसी भी कंट्री में देख लो, कोई एक धड़ा होगा सिटीजन्स का जो काफ़ी पार्टिसिपेशन ओरिएंटेड होगा, दूसरा सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, तीसरा पैरोकियल ओरिएंटेड होगा। तो ये बोलता है कि ये तीन आइडियल टाइप्स है। अब सिविक कल्चर जो है, ये एक प्रकार से एक ऐसा सिस्टम जिसमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या फिर पॉलिटिकल कल्चर जो है, ये मिक्स है सब्जेक्ट और पार्टिसिपेटरी का। ये बेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू आमंड एंड वर्बा। इट इज़ अ मिक्स ऑफ सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेटरी सिविक पार्टिसिपेटरी कल्चर। और यही क्या है, मॉडल ऑफ सिविक कल्चर है। यूके जो है, ये लोग बोलते हैं इट इज़ क्लोजेस्ट टू सिविक कल्चर, क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट कल्चर भी आपको देखने को मिलेगी और पार्टिसिपेशन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मतलब। ठीक है। तो यूके में जो है आपको बहुत पार्टिसिपेंट एंड सब्जेक्ट फीचर्स देखने को मिलेंगे, और यूएसए में जबकि आपको पार्टिसिपेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर जो है वो कम देखने को मिलती है। इसी प्रकार से आमंड एंड वर्बा जो है, अब अभी हमने ये बात तो कर ही ली थी कि ये लोग क्यों सिविक कल्चर के या फिर पॉलिटिकल कल्चर के कॉन्सेप्ट को लेकर के आते हैं। तो ये कुल मिलाकर के यही देखना चाहते हैं कि कौन सी किस प्रकार की पॉलिटिकल कल्चर जो है इट विल प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी टू द सोसाइटीज। इसी वजह से आगे जाकर के हम देखेंगे वो स्लीपिंग डॉग्स थियरी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर के नाम से इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, कि जिस डेमोक्रेसी का कल्चर, जिस सिस्टम का कल्चर, जिस सोसाइटी का कल्चर जिस प्रकार का होगा, उसी प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम भी वहाँ पर होगा। तो ये एक प्रकार से डेमोक्रेसी को ही देखना चाहते हैं कि कौन सी डेमोक्रेसी कितनी ज़्यादा स्टेबल है। ये पांचों के पांचों कंट्रीज क्या थी, पहली बात तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, राइट। यूएसए भी डेमोक्रेसी है, यूके भी डेमोक्रेसी है, मैक्सिको मैक्सिको भी डेमोक्रेसी है, वेस्ट जर्मनी भी डेमोक्रेसी है, और इटली भी डेमोक्रेसी है। तो इन्हीं मतलब कौन सी ज़्यादा स्टेबल है तो पांचों की पांचों ही डेमोक्रेसी। अभी हम देख रहे थे कि ये तो पांचों ही डेमोक्रेसी है। इससे पहले जो ये कॉन्सेप्ट लेकर के क्यों आया, जो हम पहले की स्लाइड में बात कर रहे थे, इन ऑर्डर टू कंपेयर डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स। और यहाँ पर सिविक कल्चर की बात कर रहा है, यहाँ पर पांचों की पांचों डेमोक्रेसी है। तो वो पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर कर रहा है, और यहाँ पर डेमोक्रेसी में भी कौन सी डेमोक्रेसी ज़्यादा स्टेबल है, इस वजह से ये सिविक कल्चर की बात कर रहा है। फिर ये कुछ अदर वेरिएबल्स की भी बात करता है आगे जा करके, जिसमें पेरोकियल सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर होता है, सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर होता है जो अर्स्टवाइल कम्युनिस्ट रिजिम्स में देखने को मिलता है, और पेरोकियल